अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो बफर सॉल्यूशन एंड इट्स एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप 5 ईयर या 10 ईयर खोल के देखें तो इसके बहुत सारे सवालात आपको जो है वो पेपर में नज़र आएंगे। ठीक है, सबसे पहले बफर सॉल्यूशन क्या होता है, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ। देखें, हमारे पास अगर वाटर है और वाटर आपको पता है वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, इसकी पीएच जो होती है वो 7 होती है, पीएच जो होती है वो 7 होती है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर सिर्फ 1 ड्रॉप HCl का ऐड अगर इसमें कर दें तो इसकी जो पीएच होगी ना वो फ़ौरन 7 से जो है वो तकरीबन 2 और 3 के दरमियान में चली जाएगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपका HCl जो है वो कितना जो है वो कॉन्सेंट्रेशन उसकी कितनी है। तो देखिए जो पीएच है ना, तो ये पीएच ने एक लॉन्ग जंप मारा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं, बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर अगर आप स्मॉल अमाउंट एसिड या बेस की ऐड करें तो उनकी पीएच जो होती है वो इतनी कोई ख़ास जो है वो चेंज नहीं होती, उनको आप बफर सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा जो ब्लड है, ब्लड की पीएच जो है वो तकरीबन 7.35 से लेके 7.45 के दरमियान होती है, और अगर 7.35 से कम हो जाए तो बंदा जो है वो कोमे में चला जाता है, और अगर ज़्यादा कम हो जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन हम डेली जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जो एसिडिक भी होती हैं, बेसिक भी होती हैं, लेकिन हमारा जो ब्लड होती है उसकी पीएच इतनी ज़्यादा ड्रॉप नहीं होती। वो क्यों नहीं होती कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक सिस्टम बनाया हुआ, बफर सिस्टम, बफर सॉल्यूशन हमारे ब्लड में मौजूद होता है जो पीएच को कंट्रोल करके रखता है। अगर वो बफर सॉल्यूशन सिस्टम मौजूद ना हो तो ज़ाहिर सी बात है पीएच में चेंज आएगा और हमारी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। तो बफर सॉल्यूशन अब आपको समझ में आ गया होगा बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनके अंदर अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करें तो वो इतना ज़्यादा उनकी पीएच में चेंज नहीं होती। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन कौन से हैं। अब देखें, बफर सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जो हमारे पास बेसिक बफर होते हैं, एसिडिक बफर होते हैं। पहली टाइप जो है वो एसिडिक बफर की है और दूसरी टाइप जो है वो हमारे पास बेसिक बफर है। ठीक है, और हम एक एक करके दोनों को देख लेंगे। अगर आपको एसिडिक बफर समझ में आ जाए तो बेसिक बफर आपको अल्टीमेटली खुद ब खुद जो होगा वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी जो है वो प्रिपरेशन देख लेते हैं कि हम जो है एसिडिक बफर को हम जो है वो प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपको पता है कि एसिड जो होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक होता है वीक एसिड होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमेशा याद रखें, जब भी आपने कोई बफ़र बनाना है तो बफ़र के बनाने में आपने हमेशा, यानी अगर आप एसिडिक बफ़र बना रहे हैं तो एसिडिक बफ़र को बनाने में आप याद रखें हमेशा आपने जो है वो वीक एसिड को यूज़ करना है, ये बात याद रखें। अगर हमारे पास, और इसमें से एक अच्छा MCQ भी बनता है जिसमें आपको मुख्तलिफ़ ऑप्शंस दिए गए होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि बफ़र कौन सा है, तो आपने सिर्फ ये पहचानना होता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद है तो वो बफ़र नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ तो याद रखें कि हमारे पास इसके अंदर हम जो यूज़ करते हैं एसिडिक बफ़र में वीक एसिड जो है वो इसके अंदर यूज़ करते हैं, वीक एसिड हम आमतौर पर यूज़ करते हैं। और वीक एसिड आपको पता है एसिडिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है। ठीक है, अच्छा, वीक एसिड के साथ हम जो है इसी का एक सॉल्ट यूज़ करते हैं, यानी जो आपके पास मिसाल आप एसिडिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो आप एसिडिक एसिड का ही जो है वो सॉल्ट यूज़ करेंगे, CH3COONA। ठीक है, अच्छा, अब देखिए जो सॉल्ट आप यूज़ कर रहे हैं ना, ये सॉल्ट ये हमारे पास है। तो इसका मतलब ये है कि इस सॉल्ट को, अब आपको पता है सॉल्ट जो बनता है, सॉल्ट एसिड और बेस के रिएक्ट करने में बनता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर जो सॉल्ट होता है उस सॉल्ट के अंदर हमारे पास वीक एसिड होता है। ठीक है, वीक एसिड इसके अंदर मौजूद होता है और स्ट्रॉन्ग बेस इसके अंदर इस सॉल्ट में बनाने में यूज़ होती है। जैसे मैं एकदम बना के दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसको अलग से लिख के बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखें CH3
COOH, ये हमारे पास एक वीक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है कि यानी ग्रुप 2 1 की और 2 की जो होती हैं आमतौर पे स्ट्रांग होती हैं। तो ये CH3COOONA और ये वाटर, ठीक है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों मिलके, ठीक है। अब देखें ये जो आपके पास आया ये क्या है, ये सॉल्ट है किसका, वीक एसिड का, और ये सॉल्ट बना है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। तो ये याद रखिएगा, ये हमारे पास है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी तरह से अगर हमने जो है वो क्या बनानी है, बेसिक बफ़र बनाना है। आपने क्या बनाना है, बेसिक बफ़र बनाना है। तो बेसिक बफ़र बनाने के लिए आपने जो है वो क्या करना है, इसी तरह से आपने ये यूज़ किया है। यहाँ पर आप कोई वीक बेस यूज़ कर लेंगे, वीक बेस यूज़ कर लेंगे, और उसी वीक बेस का कोई ना कोई जो वीक बेस का जो सॉल्ट होगा वो हम यूज़ कर लेंगे। और सॉल्ट भी कौन सा, सॉल्ट भी वो जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना हो, ये याद रखें हमेशा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना हो। जैसे मिसाल का वीक बेस है आपके पास अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, और इसी का सॉल्ट का मतलब अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब अगर आप इसकी इक्वेशन देखें कि अमोनियम क्लोराइड बना किससे है, तो आप देख लें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये देखें ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये हमारे पास HCl है। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, NH4Cl, ठीक है। और यहाँ पर आ गया वाटर। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हमने बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए वीक बेस यूज़ करनी है और उसी का सॉल्ट यूज़ करना है, उसी का सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट किससे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना हो। यहाँ वीक एसिड भी हो सकता था, लेकिन हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वाला जो है वो यूज़ करना है। तो यहाँ स्टूडेंट आपको बात समझ में आ गई हुई कि यहाँ पर जो है वो ये MCQs के सवाल हैं, इनको जो है वो आप नोट कर लें और बहुत अच्छे सवाल इसमें बन जाते हैं। अब डेफिनेशन जो हमने पढ़ी, उस डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि भाई अगर हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं जो हमारे जो pH होते हैं उनको क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि बफ़र एक्चुअली वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बफ़र एक्शन। ये पेपर में सवाल आता है, बफ़र एक्शन बता दें आप। बफ़र एक्शन, बफ़र एक्शन मीन कि आपका जो बफ़र है वो एक काम कैसे करता है। तो अब सबसे पहले चीज़ तो याद रखें कि बफ़र में हम सबसे पहले एडिशन ऑफ एसिड करते हैं। अभी हमने पढ़ा था अगर हम कुछ एसिड डाल दें स्मॉल अमाउंट की, तो एसिड के डालने पर जो है वो pH जो है वो चेंज नहीं होती। अब यहाँ पर देख लें, सबसे पहले देखें कि अगर हम H आयन को ऐड कर रहे हैं तो H आयन जाहिर सी बात है pH को क्या करेगी, वो चेंज लेके आएगी, pH आपकी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब हमने यही देखना है कि हम एसिड तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन एसिड के ऐड करने के बावजूद जो है वो हमारा pH में कोई तब्दीली, ख़ास तब्दीली वाक़या नहीं आ रही। जैसे मिसाल के तौर पर हम सबसे पहले अपना बफ़र देख लेते हैं, एसिडिक बफ़र देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है CH3COO, ये वीक एसिड हमारे पास मौजूद है। वीक एसिड पता है आपको आयोनाइज होता है, वीक एसिड जब आयोनाइज होगा तो ये CH3COO नेगेटिव और ये H आयन जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये वीक एसिड हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हमने इसी का सॉल्ट यूज़ किया है और ये सॉल्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। अच्छा, वीक का मतलब ये है कि ये अगर आपने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 100 में से 96 मॉलिक्यूल होंगे जो इस एसोसिएट फॉर्म में रहेंगे, और सिर्फ चंद एक मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो आपके डिसोसिएट फॉर्म में रहेंगे। ये हमारे पास सॉल्ट है, इस सॉल्ट को देख लेते हैं। तो CH3COO नेगेटिव और ये आपके पास आ गया प्लस, ठीक है। ये हमारे पास है। अब देखें यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो इसमें नोट कर लें कि आप जैसे ही क्या करते हैं, इसके अंदर H आयन को ऐड करते हैं। आपने H आयन ऐड किया तो H आयन जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये जो आपके पास एसीटेट आयन मौजूद हैं, ये आपके पास क्या है, एसीटेट आयन यहाँ पर जो मौजूद हैं, ये क्या मौजूद हैं, ये इसको वेलकम करने के लिए मौजूद हैं, किसको, एसिटिक आयन को। अब आपको पता है एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है और एसीटेट आयन कभी भी जो है वो इस फॉर्म में, डिसोसिएट फॉर्म में रहना पसंद नहीं करता। वो ये चाहेगा कि मैं फ़ौरन जो है
वो किस फॉर्म में आ जाऊँ, वो एसोसिएट फॉर्म में आ जाऊँ। तो जैसे ही आप एचाइन ऐड कर रहे हैं तो ये एचाइन फ़ौरन क्या करेगा, ये फ़ौरन जो है वो एसिडिक एसिड के साथ मिलके क्या कर लेगा, एसीटेट आइन बना लेगा। ठीक है, तो जो एचाइन आपने ऐड किए वो उस एचाइन ने क्या किया, मिलके फ़ौरन क्या कर लिया, एसिटिक आइन में। यानी ये यहाँ आपने एचाइन ऐड किया, लीच प्रिंसिपल पढ़ा है आपने एचाइन ऐड किए, सिस्टम क्या करेगा, एचाइन को कम करेगा। कम कैसे करेगा, वो एसीटेट आयन के साथ ये करके दोबारा एसिटिक एसिड के साथ बना लेगा। तो इस तरह से हमारी पीएच में कोई ख़ास चेंज नहीं आता। इसी तरह से अगर हम जो है वो एडिशन ऑफ ओ एच आयन कर लें, अगर हम इसमें अंदर कोई बेस ऐड कर दें, तो जैसे ही हम बेस ऐड करेंगे तो बेस ऐड करने, अब हम ये याद रखें एसीटेट आयन को वेलकम करने के लिए ये मौजूद है और बेस को वेलकम करने के लिए ये हमारे जो एसिडिक एसिड है ये यहाँ पर मौजूद है। यानी ये एक इधर एचाइन मौजूद है, ठीक है, इसको जो है वो ये कंज्यूम करवा लेगा H और इनको कंज्यूम करवा लेंगे OH। ये याद रखें बस, आप ये चीज़ याद रखें। अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ, OH आयन ऐड करता हूँ, तो इस OH आयन के साथ यहाँ पर आपको पता है कि CH3COOH मेरे पास मौजूद है। ये आपका डिसोसिएट होगा, CH3COO नेगेटिव और H आयन। जैसे ही हम OH आयन ऐड करेंगे तो यहाँ ये जो H आयन है, ये H आयन जो है वो इसको रिएक्ट करवाएगा और ये करवाने के बाद इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जो OH आयन थे वो कंज्यूम। अब आपके जहन में फ़ौरन सवाल ये आएगा कि OH आयन आपने डाले, उस OH आयन की वजह से pH तो चेंज नहीं हुई, लेकिन H आयन तो कंज्यूम हो गए, इसकी वजह से भी pH पे इफेक्ट आएगा। नहीं, क्यों इस वजह से नहीं आएगा, क्योंकि ये वीक एसिड मौजूद है और यहाँ ली चैटलर प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। जैसे ही सिस्टम में से H आयन कम होंगे तो सिस्टम क्या करेगा, फ़ौरन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जितने H आयन कंज्यूम होंगे ये एसिडिक एसिड उतने ही H आयन यहाँ पर क्या कर देगा, आपको सिस्टम में प्रोवाइड कर देगा। और यही वजह है कि यहाँ हम जो है वीक एसिड यूज़ कर रहे हैं। वीक एसिड जो यूज़ करने का बुनियादी मकसद है वो यही है कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग लेते तो ये मुकम्मल तौर पर आयनाइज हो जाता, और मुकम्मल तौर पर आयनाइज होने का मतलब ये है कि आपने अगर एसिड ऐड कर दिया तो वो OH आयन को कंज्यूम करवा देगा और आगे कोई रिएक्शन आपको होता हुआ नज़र आएगा नहीं। तो ये हमारे पास था। तो ये हमारा कहलाता है स्टूडेंट बफर एक्शन कहलाता है, कि किस तरह से हम जो है वो बफर एक्शन, अब ये बुक में इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके ज़रिए हमने जो है वो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट करनी है और इसमें से आपका न्यूमेरिकल भी आता है पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले इसके अंदर एक इक्वेशन यूज़ होती है, उस इक्वेशन को मैं आपको यूज़ करना बता देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन पीएच की ये है कि बफर सॉल्यूशन मौजूद है और आपको कहा जाएगा कि आप जो है बफर सॉल्यूशन की जो है ना पीएच जो है वो कैलकुलेट करके बता दें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है वो होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, यहाँ पर आपके पास सॉल्ट आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो आपके पास एसिड आ जाएगा। अब मैं ना इस फार्मूले को आपको, इसको हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं, इस फार्मूले को मैं आपको ड्राइव करके बता देता हूँ और आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर आपको जो है वो न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखें हमारे पास यहाँ पर मौजूद है CH3COO एसिडिक एसिड मौजूद है जो वीक एसिड है, ये आयनाइज होगा इस फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें सबसे अहम चीज़ जो समझने की वो ये है कि यहाँ पर जो एसिडिक एसिड मौजूद है ये वीक एसिड है, ये मुकम्मल तौर पर आयनाइज नहीं हो रहा। और मुकम्मल तौर पर आयनाइज ना होने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने इसके 10 मोल लिए हुए हैं तो ये 10 मोल जो है वो वैसे कि 10 मॉलिक्यूल अगर आपने लिए हैं तो 10 में से 9 तो इसी फॉर्म में मौजूद हैं, कंबाइन फॉर्म में, और एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो आपका डिसोसिएट हो गया है। और उसके साथ ही हमारे पास जो है वो क्या मौजूद है, CH3COA सॉल्ट भी मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर CH3COO और Na हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसकी क्या निकालनी है, pH निकालनी है। तो pH निकालने के लिए सबसे पहले हम जो इक्वेशन लेंगे, क्योंकि हमने pH निकालनी है और pH में जो है वो आपके पास ये H आयन की कॉन्सेंट्रेशन ही आपको बताएगी,
तो अब यहाँ पर देख लें, अगर हम इसका के ए लिखें तो के ए बराबर होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आइन अपॉन ये। अच्छा, अब यहाँ जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट है वो समझने का ये है कि देखें, हमारे पास तो सिर्फ ये मौजूद थोड़ी है, सॉल्यूशन में ये भी मौजूद है, सॉल्यूशन में पूरा का पूरा मौजूद है, और ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब अगर आपने इसके 0.1 मोल लिए हैं, 0.1 मोल ले लिए, तो ये मुकम्मल तौर पर इसके एसीटेट आयन के हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो आपने सॉल्ट लिया है वो सॉल्ट आपका डिसोसिएट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि यहाँ एसीटेट आयन जो मौजूद है, ये जो एसीटेट आयन है, इस एसीटेट आयन में एसिडिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी होगी और एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी होगी, लेकिन यहाँ पर एसीटेट आयन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ये मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो जाएगा। आप जैसे ही इसको ऐड करेंगे, सोडियम एसीटेट को ऐड करेंगे, तो होगा क्या कि ये जो एसिडिक एसिड थोड़ा बहुत भी जो आयनाइज हुआ था, ये इसकी आयनाइजेशन और सप्रेस हो जाएगी कॉमन आयन की वजह से, क्योंकि एसिडेट आयन आ चुका है। तो सिस्टम क्या करेगा, इनके एसिटेट आयन को क्या करेगा, ये मैंने आपको कॉमन आयन इफेक्ट में पढ़ाया था कि अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन को सप्रेस कर देता है। यानी थोड़े बहुत मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल भी जो ब्रेक हो गया था ना, वो दोबारा ब्रेक हो गया, दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, यहाँ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, जो भी आपने सॉल्ट यहाँ पे लिया, और नीचे ये तो फिर आपका एसिड ही है। ये सबसे अहम चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ आपके पास क्या है, एसिड है। ठीक है, अब आप इसमें से जो है वो पीएच निकालनी है, तो अब आप इसको अरेंज कर लें। एच आइन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आइन इज इक्वल टू के ए यहाँ मल्टीप्लाई बाय एसिड। अब ये याद रखें, जो भी एसिड आप ले रहे हैं, वीक एसिड जो भी ले रहे हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पे रखनी होगी, और नीचे क्या होगा, जो भी आपने सॉल्ट यहाँ पे लिया है। ठीक है, बस ये चीज़, इतनी सी चीज़ अगर आपको समझ में आ जाए तो आप जो है वो आसानी से कर सकते। इस तरीके से आप जो भी बफर सॉल्यूशन है उसकी पीएच को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसको मज़ीद सॉल्व करके बता देता हूँ मैं आपको। तो आपने क्या किया, ये हमारे पास आ गया एच आइन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आइन इज इक्वल टू के ए मल्टीप्लाई बाय, यहाँ जो है वो आपके पास क्या आ गया, एसिड आ गया, और नीचे जो है वो आपके पास क्या आ चुका है, सॉल्ट आ चुका है। नीचे जो आ गया आपके पास क्या आ गया, सॉल्ट आ गया। ठीक है, अब आप इसमें दोनों जगह नेगेटिव लॉग ले लें। जब नेगेटिव लॉग लेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ एच आइन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग यहाँ भी आ जाएगा के ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब ये नेगेटिव लॉग ऑफ बराबर होता है किसके, पीएच के। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, अब आप इसमें लगा लें नेगेटिव लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग ऑफ कि यहाँ भी लॉग है तो ये जाएगा लॉग ऑफ एसिड अपॉन सॉल्ट। अगर मैंने इसको प्लस, और आपको पता है पी लॉग ऑफ के ए किसके बराबर होता है, पी के ए के बराबर होता है ये। और इसको मैंने अगर प्लस में करना है तो मैं सॉल्ट को ऊपर कर दूंगा और एसिड को नीचे कर दूंगा। ये फॉर्मूला सिंपल सा आप याद रख लें, ये हो गया। अब इससे हम जो है वो, अब हम जो है वो अपने जो भी पीएच है सॉल्यूशन की, हम उसको निकालेंगे। अब देखें, ये आपको एक सवाल दिया गया है, आप अपनी, मेरे पास टाइम नहीं है इसके अंदर मैं सवाल को कॉपी करूं, तो यहाँ देख लें, ये पेज नंबर जो है वो दिया गया है। चलिए स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल मेरे पास आ गया, इसको अब देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द पीएच ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट बफर सॉल्यूशन। यानी एक बफर सॉल्यूशन जिसमें एसिडिक एसिड मौजूद है, कंटेनिंग 1.0 मोल ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी इसके भी एसिडिक एसिड के भी 1.0 मोल हैं
और सोडियम एसीटेट की भी आपके पास क्या है 1.0 मोल जो है वो आपके पास मौजूद है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि सबसे पहले, अब मैं ये सवाल यहीं लिख लेता हूँ, ये है हमारे पास। सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। अब डेटा बनाते हैं हम। डेटा में इन्होंने कहा है कि आपके पास जो है वो एसिटिक एसिड जो है CH3COH, इसके जो मोल्स हैं वो आपके पास हैं कितने 1.0 मोल, 1.0 मोल आपके पास मौजूद है। इसके बाद जो सोडियम एसीटेट है उसके भी जो मोल्स हैं वो भी हमारे पास कितने हैं CH3, ये भी हमारे पास 1.0 मोल हमने लिए हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आप जो है pH बता दें इस बफ़र की, pH ऑफ बफ़र जो है वो आपने मालूम करनी है। अब इसको मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, इसको हमने क्या करना है। सबसे पहले देखें, इसको लॉजिकली समझ लें। pH मालूम करने का मतलब इसमें HNE कॉन्सेंट्रेशन हमने मालूम करनी है, और इसमें Ka की वैल्यू हमें गिवन है, वो दी गई है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, ये एसिडिक एसिड है CH3COOH। अब देखें जब ये आयनाइज होगा, ठीक है, तो आयनाइज होने में CH3COO नेगेटिव और ये H आयन। ठीक है, सोडियम एसीटेट है CH3COONA, ये जब डिसोसिएट होंगे तो इसके डिसोसिएट होने में CH3COO नेगेटिव और H आयन। ठीक है, अब मैं इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ। अब क्योंकि pH निकालनी है, pH निकालने के लिए आपको पता है Ka इज इक्वल टू हमारे पास एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव, यहाँ पर H आयन, नीचे जो होगा वो एसिटिक एसिड। अब ये H आयन हमने मालूम करना है, तो H आयन इज इक्वल टू, H आयन हमारे पास बराबर हो जाएगा इसके Ka मल्टीप्लाई बाय CH3COOH, और नीचे जो है वो हमारा OO नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ देखें स्टूडेंट, यहाँ हमने एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन रखनी है और यहाँ हमने एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको ये पता लग जाए कि एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो आप आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमने एसिटिक एसिड के 1.0 मोल लिए थे। ठीक है, अब देखें ये जो एसिटिक एसिड हमने लिया ये वीक एसिड है, तो ये मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा बिल्कुल ही मामूली अमाउंट में डिसोसिएट हुआ होगा। ठीक है, आपने जब इसके 1.01 मोल इसके ऐड किए होंगे, ये तो मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो गया होगा, ये मुकम्मल तौर पर आपका क्या होगा, डिसोसिएट क्या हो चुका होगा, हो चुका होगा। अब मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास अब हमने देखा था कि यहाँ हमें एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें चाहिए। जब हमें एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो कुछ एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये भी है, और कुछ क्या पूरी की पूरी एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये भी है। ठीक है, शुरू में जब एसिडिक एसिड मौजूद होता है मिलाने से पहले कुछ तो ये डिसोसिएट हुए हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो यहाँ जो थोड़े बहुत भी बचे हैं वो भी दोबारा कंबाइन होके इसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन तो आपके पास 1 ही है, एसिटिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो आपके पास 1 ही है, 1 मोल ही है, और जो एसीटेट है और एसीटेट आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या होगी, 1 ही होगी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये H आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, H आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास जो है वो यही आ जाएगी। ठीक है, H आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ गई कितनी, 1 इंटू 10⁻1 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 आ गई। अब आपको पता है कि अगर हमने pH लेना है तो pH बराबर होता है किसके, नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन, pH इसके बराबर होता है। तो जैसे ही आप नेगेटिव लॉग लेंगे इसका, तो नेगेटिव लॉग लेने पर 1.8 इंटू 10⁻⁻5 आ गया।
और pH इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका जाएगा 4.745, ये इसकी pH हो जाएगी। तो इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ जो सिर्फ चीज़ समझने की वो ये समझने की है कि यहाँ पर आपने जब एसिटिक एसिड लिया तो ये थोड़ा बहुत डिसोसिएट हुआ था, ठीक है। अगर आपने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए तो 1-2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं, लेकिन जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने तो ख़ुद तो पूरा डिसोसिएट हो गया, यानी ये एसीटेट आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन थी ये तो 1 थी, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो पहले 1-2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए थे वो भी अनडिसोसिएट हो गए और एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पूरी 1 रह गई। ये चीज़ समझने की है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका देख लें, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पार्ट में, व्हाट विल बी द पीएच। अब ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, इसको भी देख लें। इसमें लिखा हुआ है व्हाट विल बी द पीएच, पीएच क्या होगी आफ्टर एडिशन ऑफ 0.01 मोल ऑफ HCl। इसको अब देखें, बी पार्ट को देख लेते हैं। इसको मैं दोबारा शुरू से बनाता हूँ। देखें, एसिटिक एसिड आपने जो लिया वो लिया कितना, जब लिया तो ये डिसोसिएट हो गया, CH3COO नेगेटिव H आयन। इसके आपने जो थे वो कितने मोल लिए थे, 1.0 मोल आपने लिए थे। अब मैं आपको बता चुका हूँ ये बहुत ही कम अमाउंट इसको डिसोसिएट हुई है, और कितनी हुई ये भी नहीं बता सकते हम। और जो सॉल्ट आपने लिया है CH3COONA, ये जब डिसोसिएट होगा तो ये होगा CH3COO पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे ही आपने 1.0 मोल लिए तो ये सारे के सारे आपके डिसोसिएट हो गए 1.0 मोल, ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्या है, आपने क्या किया है, आपने जो है वो एडिशन की है किसकी, HCl की। आपने क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ HCl। और एडिशन ऑफ HCl का मतलब ये है कि आपने जैसे ही HCl डाला तो HCl जैसे ही डाला आपने तो HCl डिसोसिएट हो गया H आयन में और क्लोराइड आयन में, यानी आपने 0.01 मोल आपने इसके लिए, तो ये आपका डिसोसिएट होगा। अब यहाँ चीज़ समझने की है, अब मैंने आपको बताया था बफर एक्शन में कि ये जो H आयन आपने ऐड किया है इसको जो है इसको वेलकम करने के लिए ये एसीटेट आयन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर एसीटेट आयन आपके पास क्या है, मौजूद है। तो आप देखें जैसे ही एसीटेट आयन आपके पास मौजूद है ये, ठीक है, इन एसीटेट आयन में आप जैसे ही H आयन को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा। ये चीज़ें देख लें, पसंद है कि जैसे आपने H आयन डाला, H आयन इस एसीटेट के साथ रिएक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ एसीटेट आयन की ये तो बताया था इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत कम है, यहाँ पर एसीटेट आयन जो है वो आपके पास 1.0 मोल आपके पास क्या है, मौजूद है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके पास एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी 1.0 मोल आपके पास क्या है, मौजूद है, ठीक है। ये अब देख लें, एसिटिक एसिड को डाल रहे हैं हम, जैसे ही आप एसिटिक एसिड को डालेंगे, एसिटिक एसिड को डालने की H आयन को डालेंगे, H आयन को डालने की वजह से ये एसीटेट आयन कंज्यूम होंगे। पहली चीज़ तो ये एसीटेट आयन तो आपके क्या होंगे, कंज्यूम होंगे। कंज्यूम होने का मतलब जो भी अमाउंट थी, ये जो भी अमाउंट थी यहाँ पर इनकी, ये कम होगी। और एसिटिक एसिड जो है इसकी आयन आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो आपके पास बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी मैं बता देता हूँ। शुरू में एसीटेट आयन 1.0 मोल है और एसिटिक एसिड आपके पास 1.0 मोल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे ही आपने 0.01 मोल डाले तो जाहिर सी बात है ये 0.01 मोल क्या करेगा, इसमें से सपोज़ आपने 10 मॉलिक्यूल इसके ऐड किए, तो ये 10 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सपोज़ यहाँ 100 मॉलिक्यूल हैं तो ये 10 मॉलिक्यूल इसमें से 10 मॉलिक्यूल को कंज्यूम करवा देंगे, यानी इसमें से ये 0.01 मोल एसिटिक एसिड के कंज्यूम करवा देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। जितने H आयन आप ऐड करेंगे उतने ही एसीटेट आयन ये क्या कर देगा, कम कर देगा। और दूसरा, जब ये दोनों मिलेंगे तो इतनी ही अमाउंट यहाँ पर आपके पास जो होगी
वो एसीटेट आयन की 0.01 मोल आपकी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। ये चीज़ सबसे पहले, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो एसीटेट आयन था, पहले एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन सिस्टम में कितनी थी, 1.0 मोल थी। आपने एच आयन ऐड किया तो एच आयन ऐड ने क्या किया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, कम कर दिया, ये आ गई 0.99 मोल। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट। जितने एच आयन ऐड करोगे एसीटेट आयन उतना कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ एसिटिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो हमारे पास कितनी थी, 1.0 मोल थी। तो आपने जैसे ही डाला तो इसमें कुछ मोल बन भी गए, तो वो बन गए 1.01। अब ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है। अब आप जो है वो इसको वैल्यू को रख लें। आपने ये अभी हमने पढ़ा था कि बराबर होगा किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आइन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आइन और ये एसिडिक एसिड है, ठीक है। एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन के हमें पता है 1.8 इंटू 10 पे पावर -5 है। एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। एसीटेट आयन अभी हमने पता करा है, ये 0.99 हो चुका है और ये जो है 1.01 है। ये अब इनको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयन इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 पे पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 1.01 डिवाइड बाई 0.99। अब आप जो इसकी पीएच देखेंगे, जो इसकी पीएच आएगी वो आएगी 4.736 आएगी, यानी अब ये एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो उसकी नेगेटिव लॉग ले लेंगे आप उस एच आयन की, यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी वो आ जाएगी 1.83 इंटू 10 पर पावर -5 आ जाएगी। तो ये हमारी पीएच आ गई। अब देखें यहाँ पर पीएच HCl ऐड करने से पहले इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये थी। जब आपने इतना सा ऐड किया तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सिर्फ बहुत ही मामूली सी चेंज आ गई, 7.36 हो गई, ठीक है। इसके बाद एक सवाल है, वो लिखा हुआ है कि आपने पीएच मालूम करनी है। आपने क्या करनी है, पीएच मालूम करनी है। मैं सवाल लिख रहा हूँ, ये आपका सवाल है पेज नंबर 186 के ऊपर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है 8.10। इसमें कहा जा रहा है कि भाई पीएच जो है वो मालूम करनी है आपने, ठीक है। और एसिडिक एसिड जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है कि 0.1 मोलर है, ठीक है। और जो सॉल्ट है CH3COONA वो जो है आपको दिया गया है कितना, 1.0 मोलर दिया गया है, ठीक है। पी के इन्होंने दे दिया, पहले तो हमें के दिया था, हमें क्या दिया है, पी के दिया गया। पी के जो है वो एसिडिक एसिड का 4.76 है, ठीक है। अब आपको पता है कि पीएच मालूम करने का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, पीएच इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग, ठीक है। अब इस लॉग में जो है वो सॉल्ट आता है, सॉल्ट। अब सॉल्ट जो है वो हमारे पास एसिडिक एसिड है, ठीक है। सॉल्ट हमारे पास क्या है, एसिडिक एसिड है। ये बहुत सिंपल सा सवाल है। और जो है एसिड हमारे पास एसिडिक एसिड है, सॉल्ट एसीटेट है और एसिड हमारे पास, ठीक है। पी के हमारे पास 4.736 है लॉग। अब ये हमारे पास कितना था, 0.1 था, ये हमने वहाँ रख दी, ये यहाँ 1 रखा, ठीक है। और आप इसको सिंपल सा ऐड कर लें। लॉग 10 जो है वो हमारा, इसमें इसको डिवाइड कर लें आप, तो ये हो जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये 1.0 है और ये 0.1 है, तो ये आ जाएगा आपके पास log 10। और log 10 आपको पता है किसका होता है, 1 के बाद होता है, तो इसकी पीएच आएगी 4.7, ठीक है। तो ये हमने पीएच वाले सवाल कर लिया। तो इसमें अब इसमें देखें एक सेल्फ चेक दिया गया, सेल्फ चेक वो आपने करना है इसको।
सेल्फ चेक है आपका 8.4 के ऊपर, ठीक है। और एक आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये पेज नंबर 191 के ऊपर, पेज नंबर 190, ये आपने करना है, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब स्टूडेंट इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसका नाम है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है और पेज नंबर 187 के ऊपर जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सारे मैं पढ़ा चुका हूँ, आप ज़रा इसको देख लीजिएगा। अब हम आ जाए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की तरफ। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? अब स्टूडेंट देखें, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन पढ़ने से पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको ज़रा हम देख लेते हैं। देखें, ये हमारे पास एक सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इस अमोनियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और फिर हम लिटमस टेस्ट करते हैं, तो हमारे पास जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो अगर हम लेके जाएं तो ब्लू जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन है हमारा, एक्वस सॉल्यूशन है, ये हमारा क्या है, एसिडिक है, ठीक है। K2CO3 को अगर हम जो है वो वाटर में डिज़ोल्व करें और फिर उसमें लिटमस लेके जाएं तो वो रेड से ब्लू हो जाता है। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास बेसिक है, ठीक है। और अगर हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डिज़ोल्व करें और पानी में डिज़ोल्व करने के बाद जो है हम लिटमस पेपर लेके जाएं तो वहाँ हमें नज़र आता है कि वहाँ कोई ख़ास चेंज नहीं आती, तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सवाल ये है कि तीनों सॉल्यूशन को हमने क्या किया है, पानी में रिएक्ट करवाया। कोई किसी का सॉल्यूशन एसिडिक आ रहा है, किसी का सॉल्यूशन बेसिक आ रहा है और किसी का जो है वो न्यूट्रल आ रहा है। तो अब हमने यही समझना है कि कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो वो एसिडिक सॉल्ट कहलाते हैं। कुछ जो बेसिक सॉल्यूशन बना रहे हैं वो बेसिक हैं और कुछ न्यूट्रल हैं। अब सवाल ये है कि क्या इसकी केमिस्ट्री है, क्या इसके पीछे रीज़न है कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन बना रहा है, कुछ बेसिक बना रहे हैं, कुछ न्यूट्रल बना रहे हैं। इस चीज़ को अब हमने पढ़ना है और ये जो चीज़ हम पढ़ेंगे ये हमारी आएगी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी सॉल्ट होते हैं ना, ये जो सॉल्ट हमारे पास आए हुए हैं, सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस के रिएक्शन की वजह से बनते हैं। कोई भी सॉल्ट हो, ये वाला सॉल्ट हो, ये वाला सॉल्ट हो, ये वाला सॉल्ट हो, तीनों सॉल्ट जो हैं वो एसिड और बेस के रिएक्शन के नतीजे में मिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो तीन किस्म के सॉल्ट, चार किस्म के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। वो चार किस्म के सॉल्ट क्या होते हैं कि कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ सॉल्ट और वाटर बनता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर HCl ले लिया, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये हमारे पास क्या है, बेस ले लिया, ये NaOH। तो अब यहाँ जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा NaCl। ये जो सॉल्ट NaCl है, अब इस NaCl के बारे में याद रख लें कि ये जो NaCl आपके पास आया है ना, ये एक सॉल्ट है, ठीक है। और ये सॉल्ट जो बना हुआ है, अब वो सॉल्ट किस किस से मिलके बना हुआ है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये Na है, Na के बारे में आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, ठीक है। ये किससे आया है, स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। और ये Cl आया है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखें ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये NaOH। अब याद रखिए जब NaOH आपका ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो ये जब आपके पास आयोनाइज होगी तो अब इसका ये जो इसी तरह से जो HCl आपका आया है, HCl जब आपका होगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और ये इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस,
ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। अब इसके बारे में याद रखें कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी जो कॉन्जुगेट बेस होगी वो सारी बातें वीक ही होगी। वो क्या होगी आपकी, वीक होगी, वीक कॉन्जुगेट बेस है। इसी तरह से ये स्ट्रॉन्ग आपके पास बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा, कॉन्जुगेट, ये आपके पास वीक होगा, ये आपके पास क्या है, वीक है। तो आपके पास चाहे कॉन्जुगेट वीक कॉन्जुगेट जो है वो बेस हो या एसिड हो, तो वो कभी भी जो है वो रिटर्न में एच आयन और ओ एच आयन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये बात अभी आगे आएगी। तो अब अभी सिंपल सा नोट कर लेंगे, सॉल्ट है, सॉल्ट किससे मिलके बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। तो ये सॉल्ट हमारे पास जो बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है, ठीक। इस तरह से अब हमारे पास दूसरी किस्म है। दूसरी किस्म में क्या है कि हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ बताइए वीक बेस है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब ये रिएक्ट करेंगे। अब देखिए ये जो सॉल्ट बना ना अमोनियम क्लोराइड, तो ये जो सॉल्ट हमारा बना है ये हमारे पास सॉल्ट जो होगा इसमें देखिए जो अमोनियम आयन है और ये क्लोराइड आयन है। अमोनियम आयन जो है वो कहाँ से आया है, अमोनियम आयन यहाँ पर याद रखें जो अमोनियम का OH है, और इसी तरह से जो HCl है। अब देखें ये एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, सॉरी मैंने इसे लिख लिया है, ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है तो ये ज़्यादा पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये आपके पास वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, ये याद रखिएगा। अभी यह मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि आपके पास जो सॉल्ट है, सॉल्ट जिससे मिलके बना हुआ है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना हुआ है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो ज़ाहिर सी बात है वीक होगा। अगर ये वीक बेस से मिलके बना हुआ है तो ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्या है। अब सबसे पहले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन ये है, अब मैं आपको समझाता हूँ। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन ये है कि मैंने अमोनियम क्लोराइड लिया, ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड लिया। अब अमोनियम क्लोराइड को मैंने वाटर के साथ ये करवाया, हाइड्रोलाइज करवाया, ब्रेक करवाया। तो जब मैं ब्रेक करवाऊँगा तो जाहिर बात है ये अमोनियम क्लोराइड आपके पास, ये अमोनियम आ जाएगा, ये क्लोराइड आ जाएगा, ये एच आइन आ जाएगा और ये OH आ जाएगा। अब सवाल जो है वो सिंपल सा है। वो सवाल क्या है कि क्या ये जो H है, क्या ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या ये अमोनियम इस OH के साथ रिएक्ट करेगी, क्या ये H इस Cl के साथ रिएक्ट करेगी। तो ये जो सॉल्ट के कैटाइन और एनाइन है, ये सॉल्ट का कैटाइन है और ये सॉल्ट का एनाइन, ये सॉल्ट का कैटाइन है और ये सॉल्ट का क्या है, एनाइन है। सॉल्ट के कैटाइन और एनाइन का H आयन और Cl आयन के साथ, यानी कैटाइन और एनाइन का जो है वो ये जो वाटर के H और OH आयन है, ये जो H और OH आयन है, इनके साथ रिएक्ट कर जाना क्या कहलाता है, हमारा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। यानी अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड का कैटाइन आ गया, अमोनियम ये Cl आ गया और ये आ गया, इसका आपस में रिएक्ट करना क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कहलाएगा। तो आप सिंपल सी एक चीज़ याद रखें इसके अंदर, अभी मैंने आपको बताया था कि देखें जो अमोनियम है, ये जो अमोनियम है, जो अमोनियम है, ये अमोनियम आया किससे, ये अमोनियम आया वीक बेस से, वीक बेस से। तो वीक बेस से आने का मतलब क्या है कि इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा, ये जो इसका क्या है बेटा, कॉन्जुगेट एसिड है, ये क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग होगा। ये आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हुआ। तो स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये इसके साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। जब ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, ये तो मिलके बना लेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बना लेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेकिन ये जो H और Cl है, अब ये Cl है, ये Cl किससे आया है, ये Cl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है,
तो ये कॉन्जुगेट वीक कॉन्जुगेट बेस है, और जो वीक कॉन्जुगेट होती है वो कभी भी इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि HCl जो है ना वो खुद एक स्ट्रॉन्ग है, वो कभी भी इस फॉर्म में रहना पसंद नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर OH आयन तो कंज्यूम हो गए। अब ये जो H आयन है, ये H आयन जो है वो उसके अंदर एसिडिक सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, इसको क्रिएट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के सॉल्ट के कैटाइन और एनायन का H और OH आयन के साथ रिएक्ट करना क्या कहलाता है, हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहता है। अब इसकी सिर्फ सिंपल सी चीज़ याद रखें कि अगर स्ट्रॉन्ग, याद रखें, अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड और बेस है, एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है या स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, तो वो क्या करेगा, वो H आयन या OH आयन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं देखूं अमोनियम कहाँ से आया है, और दूसरी चीज़ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बेस किसका होगा, ये वीक एसिड या वीक बेस का होगा। याद रखें, वीक एसिड, अगर कोई वीक एसिड है या वीक बेस है तो उसका जो वो होगा वो क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखें, अब याद रखें ये अमोनियम आ गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वीक है, ये जाहिर सी बात है ये OH आयन के साथ रिएक्ट क्या होगा, कर जाएगा। जैसे कॉपर है, तो कॉपर किससे आया, कॉपर हाइड्रोक्साइड से आया, वीक से, तो ये भी आपका क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास जो है वो अमोनियम का मैंने पढ़ा दिया, इसका कॉपर का बता दिया, तो ये OH के साथ क्या क्या कर देंगे, रिएक्ट कर देंगे। अब आप आ जाएँ क्लोराइड की तरफ, क्लोराइड आ जाए, नाइट्रेट आ जाए, सल्फेट आ जाए, ये सारे के सारे कहाँ से आए, ये सारे के सारे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आए। ये HCl से आया है, ये नाइट्रिक एसिड से आया है, ये जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से आया है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या होंगे, आपके वीक कॉन्जुगेट। तो ये H आयन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ये इसकी सिंपल सी पहचान है। ठीक है, तो अब मैं इसको लिस्टिंग करके बना देता हूँ कि देखें, Cl हो गया, क्लोराइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, ठीक है, सल्फेट हो गया, ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से आए हैं तो ये H आयन के साथ ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये H आयन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ये H आयन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एसीटेट हो गया, ये एसीटेट हो गया, ठीक है, साइनाइड हो गया, ठीक है, फ्लोराइड हो गया, ये किससे आए हुए होते हैं, ये वीक से आए हुए होते हैं, ये किससे आए हुए हैं, वीक से आए हुए हैं, तो ये आमतौर पर रिएक्ट H के साथ कर जाते हैं। ठीक है, अब जैसे सोडियम है, सोडियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस से आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये खुद जो होंगे वो OH आयन के साथ ये OH आयन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। और इसी तरह से हमारे पास अमोनियम आयन हो गया, ठीक है, ये जो होगा वो आमतौर पर OH के इसके साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर देखें, अब इसको देख लें, अमोनियम क्लोराइड है, इसको मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, तो ज़ाहिर सी बात है वाटर के साथ जब मैं रिएक्ट करवाऊँगा तो अब ये सवाल आएगा कि क्या ये अमोनियम क्लोराइड जो है वो, ज़ाहिर सी बात है अमोनियम इसके अंदर जो H और OH हैं वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन ये जो H और Cl होंगे ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो सॉल्यूशन है, क्योंकि H आयनिक कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास एसिडिक सॉल्ट होंगे। ठीक है, अब बात सुनिए, अब शुरू में देखिए आप, ये जो अमोनियम क्लोराइड था, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्यूशन दे रहा था। एसिडिक सॉल्यूशन क्यों दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड मौजूद था इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो बना लिया, अमोनियम क्योंकि वीक था तो उसने रिएक्ट करवा लिया, वीक बेस से आया था तो ख़ुद तो स्ट्रॉन्ग था, उसने रिएक्ट करवा लिया। इसी तरह से अगर आप देखें K2CO3 को देखें, ठीक है, अब ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा, तो यहाँ पर देखें कि ये पोटेशियम है तो ये तो बना रहेगा H2CO3,
HCO3 सॉरी, ठीक है, और ये आपका बना रहेगा KOH। अब सवाल ये है कि क्या KOH के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। अब K क्योंकि स्ट्रांग होता है तो ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, ये तो रिएक्ट कर जाएगा, यानी ये तो C तो H के साथ रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन ये जो होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो यही बात है कि इसके अंदर H आयन कंज्यूम हो चुके होंगे और OH आयन जो होंगे वो सिस्टम में ऐसे मौजूद होंगे। यही वजह है कि ये आपके पास क्या होगा, बेसिक होगा। इसी तरह से हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को देख लें, ये सोडियम क्लोराइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे हम, तो अब ये ना तो H आयन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है सोडियम जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से आया है और ख़ुद वीक है, तो ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और ये Cl स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, तो ये भी आपस में रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि H और H आयन की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो ये सॉल्यूशन क्या रहेगा, आपका न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें जो आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड जो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, इनकी एग्जांपल्स मौजूद हैं बुक में, इनको आप जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे 4 टाइप्स सॉल्ट जो हैं वो आपने बताने होंगे इसके अंदर। ठीक है, देयर आर 4 टाइप ऑफ सॉल्ट, उनकी एक्टिविटी की वजह से जो भी मैंने आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, इस तरह करके 4 सॉल्ट है। इसको फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखें, मैं इसको बल्कि बना देता हूँ आपको। यहाँ पर देखें, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा, और जो pH होगी वो pH 7 के बराबर होगी। ठीक है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो जो हमारे पास सॉल्ट हमारे पास होगा वो हमारे पास, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये एसिडिक होगा, और इसकी pH जो होगी वो <7 होगी। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ वीक एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो ज़ाहिर बात है यहाँ जो सॉल्ट होगा वो सॉल्ट जो हमारे पास बेसिक होगा, और pH जो होगी वो <7 होगी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल इन्होंने लिख दी थी, जैसे NaCl है, ठीक है, Na2S4 है, KNO3 है। ठीक है, इसमें वीक में देख लें, ये CH3CON अभी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, नहीं ये मैंने गलत लिख दिया है, वीक ऐसे यहाँ पर आएगा CH3CON। ठीक है, सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फाइड, ये आप याद कर लीजिएगा। और इसमें देख लें कॉपर सल्फेट, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और अमोनियम नाइट्रेट। तो देख लें ये सल्फेट स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये HCl स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रेट। ये अब आपने इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो इसको याद कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।